नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अगले चरण का प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रेक्षकों से रिपोर्ट मांगी। बाल कल्याण समिति ने राजनीतिक दलों से कहा, पुद्दुचेरी चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के सभी कोविड टीकाकरण केंद्र पूरे महीने खुले रहेंगे। गुजरात में अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव होना अनिवार्य किया गया। गुजरात विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 संशोधन विधेयक पारित। विवाह के जरिए जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर जुर्माने का प्रावधान। इस वर्ष मार्च में रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत में पिछले वित्त वर्ष में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया। भारत ने बिम्स्टेक के तहत सशक्त और गतिशील क्षेत्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज गुड फ्राइडे है और मौजूदा चैंपियन एश्ले बार्टी मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अगले चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। असम में तीसरे और अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। असम में पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पातासा कुर्सी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की राज्य शाखा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास के पक्ष में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्वोत्तर डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिश्व शर्मा भी आज भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गोपालपाड़ा, गोलकगंज और सरुखेत्री में प्रचार करेंगी। कांग्रेस की राज्य शाखा के अध्यक्ष रिपुन बोरा, सांसद गौरव गोगोई और प्रद्युत बोरदोलोई तथा एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल भी प्रचार में हिस्सा लेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में तीसरे और चौथे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तरी बंगाल के जिलों में प्रचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य का दौरा करेंगे। वे कूच बिहार के सीतलकुची और अलीपुरद्वार के कालचिनी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर पश्चिम और हुगली के आरामबाग में दोपहर बाद रोड शो भी करेंगे। इस बीच कल नंदीग्राम में मतदान संपन्न होने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार और अलीपुरद्वार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। राज्य के विभिन्न जिलों में संयुक्त मोर्चा के नेता भी रैलियों को संबोधित करेंगे और रोड शो में भाग लेंगे। सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और छोटी सभाओं, नुक्कड़ कार्यक्रम, पदयात्रा और घर घर जाकर जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं। समाचार कक्ष से ममता किरण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कई फिल्म अभिनेता सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। एक रिपोर्ट। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत का बेड़ा पार लगाने के लिए बांग्ला सिनेमा यानी टॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्रियों को टिकट दिए हैं।
सिनेमा जगत की लोकप्रियता और स्टारडम को चुनावी जीत में बदलने के लिए पार्टी ने यश दास गुप्ता, अंजना बसु, पायल सरकार, तनुश्री चक्रवर्ती और पापिया अधिकारी जैसे सिने हस्तियों को टिकट दिए हैं। जाने माने गायक और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिने स्टार और भाजपा नेत्री श्रवंती चटर्जी बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी को टक्कर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिल्मी हस्तियों को अधिक संख्या में टिकट देने का प्रचलन शुरू करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने जीत के लिए फिर से रुपहले पर्दे पर अपना भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी ने सायंतिका बनर्जी, सोहम चक्रवर्ती, अदिति मुंशी, सायोनी घोष, कंचन मलिक और राज चक्रवर्ती जैसे फिल्मी सितारों को टिकट दिए हैं। जानी मानी अभिनेत्री जून मालिया तृणमूल के टिकट पर मिदनापुर से चुनाव लड़ रही हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मदुरई में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए श्री मोदी दूसरी बार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पलानीसामी, उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और एनडीए के कई अन्य नेता भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान रविवार को समाप्त हो जाएगा। तीनों प्रमुख गठबंधनों के लिए राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए आज केरल पहुंच रहे हैं। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम और पत्थरमथिट्टा में कोन्नी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों ही जिलों में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए ने मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल एनडीए के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में शामिल होंगे। इस बीच यूडीएफ के पक्ष में चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कल केरल पहुंच रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात और विंद्रा करात एलडीएफ के पक्ष में पहले से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया के दौरान अनियमितता के आरोपों पर चुनाव प्रेक्षकों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने विशेष सामान्य प्रेक्षक अजय नायक और विशेष पुलिस प्रेक्षक विवेक दुबे से आज शाम तक रिपोर्ट देने को कहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में धांधली हुई है और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को वोट डालने से रोका भी गया है। उधर असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता को धमकी देने के लिए निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे इस मामले में आज जवाब देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए डीएमके पार्टी के वरिष्ठ नेता ए राजा को 48 घंटे तक के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बाल कल्याण समिति ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वो चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। समिति के अध्यक्ष अशोकन ने कहा कि समिति को शिकायतें मिली थी कि कुछ राजनीतिक पार्टियां बच्चों से चुनाव प्रचार करा रही हैं। राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग ने चुनाव विभाग से कहा है कि वो राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर नजर रखे और प्रचार में बच्चों को शामिल करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करे। देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीके लगवा सकें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में टीकाकरण केंद्रों में आज टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। भूपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गुजरात सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। सरकार ने ये घोषणा राज्य में कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी के मद्देनजर की है। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट सत्यापित करने के लिए राज्य की सीमाओं के साथ साथ हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर जांच केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के लिए लोग प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में नामांकन करा रहे हैं। राज्य कोविड से संक्रमित रोगियों की संख्या के मामले में भी देश में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में कल कोविड टीकाकरण के अगले चरण के पहले दिन 3 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में अब तक 65 लाख से ज्यादा नागरिकों को टीके लगवाए गए हैं और महाराष्ट्र टीकाकरण मुहिम में शीर्ष स्थान पर है। राज्य में विस्तारित टीकाकरण मुहिम के पहले दिन 3295 टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगवाने की सुविधा मुहैया की गई। साथ ही कई जगहों पर टीके लगवाने के लिए ज्यादा सत्र चलाए गए, जिसके कारण महाराष्ट्र ने एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा टीके लगवाने की उपलब्धि हासिल की। राज्य में पुणे जिले में सबसे ज्यादा 57,000 लोगों को टीके लगवाए गए। पुणे जिले के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले मुंबई में 50,000 लोगों का टीकाकरण हुआ। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में प्रतिदिन 3 लाख टीके लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अब तक प्रतिदिन 2.25 लाख के करीब टीके लगवाने के बाद कल पहली बार 3 लाख का आंकड़ा पार करने के कारण ये लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाबी मिली। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद जिले में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकते हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण के बारे में सभी जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति का जायजा लिया। बिहार में कोविड के नए रोगियों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में कल 488 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे कुल संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 1907 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 174 लोग संक्रमित पाए गए। समस्तीपुर के पूसा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 36 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कृषि विश्वविद्यालय के परिसर को नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और विश्वविद्यालय 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। ओडिशा में कल रिकॉर्ड संख्या में 2 लाख से भी अधिक लाभार्थियों ने कोविड का टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान के लिए राज्य में 1342 केंद्र बनाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अगले चरण का प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप पर प्रेक्षकों से रिपोर्ट मांगी। बाल कल्याण समिति ने राजनीतिक दलों से कहा, पुद्दुचेरी चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के सभी कोविड टीकाकरण केंद्र पूरे महीने खुले रहेंगे। गुजरात में अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव होना अनिवार्य किया गया। गुजरात विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 संशोधन विधेयक पारित। विवाह के जरिए जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर जुर्माने का प्रावधान। इस वर्ष मार्च में रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत में पिछले वित्त वर्ष में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया। भारत ने बिम्स्टेक के तहत सशक्त और गतिशील क्षेत्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज गुड फ्राइडे है और मौजूदा चैंपियन
एशले बार्टी मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। गुजरात विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2003 संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसमें विवाह के माध्यम से जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण कराने पर दंड का प्रावधान किया गया है। नए विधेयक में आरोपी के दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष की जेल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक में वर्ष 2003 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से महिलाओं से विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि सरकार ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2003 में संशोधन किया है। देश में मार्च में जीएसटी राजस्व के रूप में 1,23,902 करोड़ रुपए के संग्रह का नया कीर्तिमान बना है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ये पिछले वर्ष मार्च में प्राप्त जीएसटी के मुकाबले 27% अधिक है। पिछले 6 महीनों में जीएसटी राजस्व की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्तर पर बनी हुई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि कोविड महामारी के बाद देश आर्थिक स्थिति में सुधार की ओर अग्रसर है। आर्थिक विश्लेषक नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ये उपलब्धि सरकार के विभिन्न प्रयासों का परिणाम है। ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी वैश्विक मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाई है। वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा सक्सेसफुल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो रिवाइव हो गई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत जो वेरियस प्रपोजल्स दिए उससे काफी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और नई इंडस्ट्रियां लगाने की तरफ इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टर आगे आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक राजमार्गों का निर्माण करके भारत ने सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की गई है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर से 50% बढ़कर 1,37,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बिम्स्टेक संगठन के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग की रफ्तार तेज करने और इस संगठन को अधिक सुदृढ़, जीवंत, कारगर तथा सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। विदेश मंत्री ने कल बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बिम्स्टेक सामूहिक प्रयासों और सहयोग की भावना से नई ऊंचाइयां छुएगा। उन्होंने कहा कि यह संगठन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आपस में जोड़ता है और यही इसकी सबसे अनोखी खूबी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति में बिम्स्टेक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मई 2019 में भारत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक नेताओं की भागीदारी इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में बिम्स्टेक संभावनाओं से भरे उप क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें सदस्य देशों के सामरिक और आर्थिक हित बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक में नई गतिशीलता लाने के हमारे सामूहिक संकल्प से इस संगठन में नई जान आई है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और बहुआयामी संबंध हैं। भारत बांग्लादेश के लोगों की प्रगति के लिए राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग करने को उत्सुक है। भारत दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के योद्धाओं की संतानों को छात्रवृत्ति दे रहा है। प्रस्तुत है हमारे ढाका संवाददाता की ये रिपोर्ट।
यह नवीन योजना प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2017 में हुई दिल्ली यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उच्च माध्यमिक तथा स्नातक स्तर के 1,000 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 5 साल के अंदर 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। योजना के तहत उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को 20,000 टाका सालाना और स्नातक स्तर के छात्रों को 50,000 टाका वजीफा दिया जाता है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 35 करोड़ टाका स्वीकृत किया था। अब तक 17,082 छात्रों को वजीफा दिया जा चुका है, जिसमें करीब 38 करोड़ टाका की राशि खर्च हुई है। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके तहत माध्यमिक स्तर के छात्रों को 2 साल के लिए 10,000 टाका प्रतिवर्ष और स्नातक स्तर के छात्रों को 4 साल के लिए 24,000 टाका प्रतिवर्ष दिया जाता था। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। भारत में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। नागालैंड में ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे के अवसर पर उपवास रखा है। कोविड महामारी को देखते हुए लोग गिरजाघरों और अपने निवास पर सीमित रूप से विशेष प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की एश्ले भारती मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में भारती का सामना कनाडा की बायंस्का आंद्रेस्क्यू और ग्रीस की मारिया साकेरी के बीच दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। फाइनल मैच शनिवार को खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने ग्रीस के स्टेफनोसिस सित्सिपास को 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यातायात के लिए खोल दिया गया है। अब दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा करके सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय को कम करने का वादा पूरा कर दिया है। 96 किलोमीटर लंबे और 14 लेन वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दिल्ली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून के सफर का समय भी कम हुआ है। एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे यातायात में भीड़भाड़ और प्रदूषण की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने करगिल जंस्कार सड़क के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2 लेन वाली करगिल जंस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग 301 को EPC मोड के तहत मंजूरी दी गई है। जाने-माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल इसकी घोषणा की। इस साल का ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या है। विमलेंदु, कोरोना का कोहराम अखबारों की बड़ी खबर है।
पंजाब केसरी की सुर्खी है, देश में एक दिन में 72,000 से अधिक नए मरीज, 459 लोगों की मौत। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, अप्रैल में हर दिन लगेगी वैक्सीन। केंद्र ने राज्यों को अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी कोरोना रोधी टीकाकरण जारी रखने का निर्देश दिया। दैनिक जागरण कहता है, कोरोना काल के बीच रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह। मार्च में 1,23,000 करोड़ रुपए के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा माल और सेवा कर संग्रह। लगातार 6 महीने से 1 लाख करोड़ रुपए के पार। निर्यात में 58% की रिकॉर्ड बढ़त। ऑटो बिक्री भी 100% बढ़ी। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और असम में बम्पर वोटिंग। निर्वाचन आयोग ने नंदीग्राम हिंसा पर मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय दैनिक लोकसत्य की टिप्पणी है, बंगाल चुनाव बना हिंसा का अखाड़ा। अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अन्य राज्यों में आगामी चुनाव में राजनीतिक प्रतिशोध की परिभाषा का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। जनसत्ता की खबर है, पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास का आयात नहीं करेगा। पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय समिति का फैसला खारिज। पंजाब केसरी की टिप्पणी है, कट्टरपंथियों के आगे झुके इमरान, नफरत की बुनियाद पर बने पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारत के खिलाफ होने वाला कोई भी विरोध हिला देता है। अमर उजाला की खबर है, पंजाब में प्रवासियों को नशा देकर करवाते हैं मजदूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य को लिखा पत्र। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाए सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट। वजन 9 किलो। आमतौर पर 17 किलो का होता है बुलेट प्रूफ जैकेट। चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में हुआ परीक्षण। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अमेरिका में H-1B वीजा जारी करने की लगी रोक हटी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जारी अधिसूचना खत्म। भारतीय पेशेवरों को राहत। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के सम्मान दिए जाने की घोषणा पर अमर उजाला का कहना है, रजनीकांत ने ड्राइवर को समर्पित किया पुरस्कार। कहा, ये मेरे दोस्त और ड्राइवर राज बहादुर और गुरु बालाचंदर को समर्पित, जिनकी वजह से मैं बना रजनीकांत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अगले चरण का प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रेक्षकों से रिपोर्ट मांगी। बाल कल्याण समिति ने राजनीतिक दलों से कहा, पुद्दुचेरी चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के सभी कोविड टीकाकरण केंद्र पूरे महीने खुले रहेंगे। गुजरात में अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव होना अनिवार्य किया गया। गुजरात विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 संशोधन विधेयक पारित। विवाह के जरिए जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर जुर्माने का प्रावधान। इस वर्ष मार्च में रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत में पिछले वित्त वर्ष में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया और भारत ने बिम्स्टेक के तहत सशक्त और गतिशील क्षेत्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।